Hello everyone, welcome to my channel. Let's study myself Niharika. And today's topic is supply. डिमांड एंड लॉ ऑफ डिमांड और उसके डिटरमिनेंट्स हम कवर कर चुके हैं. जिन्होंने नहीं देखा है वो प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं. आज का हमारा टॉपिक होगा सप्लाई, लॉ ऑफ सप्लाई एंड उसके डिटरमिनेंट्स. उससे पहले प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सप्लाई. व्हाट इज सप्लाई? एक कॉमन अगर वर्ड है सप्लाई मतलब बेचना. डिमांड जो है कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखते हैं. सप्लाई को हम एज अ सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि जो फर्म जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा है वो क्या बेचेगा. तो हम उसकी पॉइंट ऑफ व्यू से हम सप्लाई को पढ़ते हैं. व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सप्लाई? क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी विच इज ऑफर्ड बाय अ फर्म टू सेल एट डिफरेंट प्राइसेस. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ सप्लाई. कोई भी कमोडिटी, कितनी भी क्वांटिटी कमोडिटी जो एक फर्म बेचता है डिफरेंट प्राइस पर, वो होती है सप्लाई. ठीक है. अब अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर प्राइस बढ़ेगी तो क्या सप्लाई इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? आप खुद को सोच के देखिए. अगर आपका बिजनेस है, कोई आपकी शॉप है और किसी प्रोडक्ट का प्राइस अगर ज्यादा हो गया है तो आप उसे ज्यादा बेचने की कोशिश करेंगे. तो हम इससे क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि प्राइस, इफ द प्राइस इंक्रीज देन द सप्लाई इज ऑल्सो इंक्रीज. दे हैव द पॉजिटिव रिलेशन. डिमांड में हमने क्या पढ़ा था कि इनमें इनवर्स रिलेशन होता है, प्राइस में और क्वांटिटी डिमांड में. ठीक है. अब इसका ग्राफ कैसे बनेगा? एक्स एक्सिस पर आएगा क्वांटिटी सप्लाई. ठीक है. एंड वाई एक्सिस देयर विल बी प्राइस. अब डिमांड में जब इनवर्स रिलेशन था तो उसका ग्राफ कैसे था? डाउनवर्ड स्लोपिंग था बिकॉज दे हैव द इनवर्स रिलेशन. ये हमें डिमांड की बात कर रही हूं यहां पर. ठीक है. तो जब प्राइस बढ़ रही, डिमांड घट रही है, इनवर्स रिलेशन तो डाउनवर्ड स्लोपिंग. अब यहाँ क्या है? प्राइस बढ़ रही है तो सप्लाई बढ़ेगी ऑब्वियसली. कोई भी जो सप्लायर है, कोई भी जो शॉपकीपर है या कोई सामान बेच रहा है, तो जिसकी प्राइस बढ़ेगी, जिस सामान की प्राइस बढ़ेगी तो ज्यादा बेचने की कोशिश करेगा. तो उसमें क्या हो गया? पॉजिटिव रिलेशन हो गया. तो अब स्लोपिंग क्या होगी? अपवर्ड स्लोपिंग होगी. ठीक है. प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई, यहाँ तक प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड. ठीक है. दोनों ग्राफ का डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा कि बिकॉज दे हैव द पॉजिटिव रिलेशन एंड दे हैव द नेगेटिव रिलेशन. अब दोनों ग्राफ में क्या हुआ? दैट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग एंड दिस इज अपवर्ड स्लोपिंग. ठीक है. और मैं इसका डीप में आपको बताती हूँ. अब हम सप्लाई का हम ग्राफ के थ्रू समझते हैं. दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई. क्वांटिटी सप्लाई आई एम राइटिंग क्यूएस इन शॉर्ट फॉर्म एंड पी फॉर प्राइस. हमने क्या बात करी थी कि इस पर्टिकुलर प्राइस पर अगर इतनी सप्लाई हो रही है, सपोज हम एग्जांपल के तौर पे लेते हैं कि इतने प्राइस पर इतनी वो सप्लाई कर रहा है. अब सपोज प्राइस बढ़ेगी, सपोज प्राइस बढ़ गई, यहाँ आ गया प्राइस. ठीक है. इतनी पर प्राइस बढ़ गई है तो सप्लाई भी क्या होगी? बढ़ेगी. ठीक है. हम S1 से डिनोट कर देते हैं. तो अब क्या हो गया ये? this so this is the line. ठीक है. अब क्या हो रहा है? प्राइस पहले P थी, फिर प्राइस बढ़ गई, हमने P1 से डिनोट कर दिया. P प्राइस पर सप्लाई क्या थी? S सप्लाई थी. हम सपोज ले रहे हैं, इसका एज्यूम कर रहे हैं कि P प्राइस पर S सप्लाई थी. सपोज प्राइस इंक्रीज हो जाती है, ठीक है, तो P1 हो गई है एंड सप्लाई इज ऑल्सो इंक्रीज, तो ये S1 हो गई. सो यू कैन सी द रिलेशन इन दिस. तो ये क्या हो गया? अपवर्ड स्लोपिंग हो गया ये ग्राफ सप्लाई का. प्राइस के साथ साथ जो है सप्लाई भी बढ़ रही है. सो दिस डिनोट कि P इंक्रीजेस तो सप्लाई ऑल्सो इंक्रीजेस. ठीक है. हम इसको इससे ये कंक्लूड कर सकते हैं इस ग्राफ से. ठीक है. अब क्या होता है कि जो मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है किसी भी फर्म का? प्रॉफिट कमाने का. सब कोई भी अपना जो दुकान खोल के बैठा है, कोई बिजनेस कर रहा है, उनका मेन मोटो क्या होता है? मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? टू अर्न प्रॉफिट. तो प्रॉफिट क्या होता है? अगर हम निकालें प्रॉफिट, अब हम यहाँ से सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात कर रहे हैं. हमने डिमांड में एज अ कंज्यूमर बात करी थी. हम अपने लिए बात कर रहे थे कि हम ज्यादा प्राइस होगा तो हम कम खरीदेंगे.
अब हम यहाँ बात कर रहे हैं सप्लाई के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सप्लाई का मेन मोटो क्या होता है? दैट इज प्रॉफिट। अब प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द प्रॉफिट। नाउ व्हाट इज रेवेन्यू? टोटल रेवेन्यू क्या है? टोटल रेवेन्यू इज पी इंटू क्यू। रेवेन्यू हम कैसे निकालते हैं? प्राइस इंटू क्वांटिटी। जितना हमें पैसा मिला किसी कमोडिटी को बेचने से, मनी रिसीव थ्रू द सेल ऑफ द आउटपुट। नाउ प्रॉफिट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी फर्म, एनी सप्लायर इज टू अर्न प्रॉफिट। नाउ द प्रॉफिट इज टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। कॉस्ट का क्या मतलब है? कितना उसे पड़ रहा है बनाने में। नाउ रेवेन्यू इज, रेवेन्यू क्या है? पी इंटू क्यू, दैट इज प्राइस इंटू क्वांटिटी। कितना पैसा उसे मिल रहा है किस सामान को बेचने में, वो रेवेन्यू हो गया। मनी रिसीव थ्रू द सेल ऑफ द एनी आउटपुट इज रेवेन्यू। तो टोटल रेवेन्यू इज प्राइस इंटू क्वांटिटी। हम एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। ठीक है, सपोज प्राइस इज 10 एंड क्वांटिटी प्रोड्यूस इज 100। जो हम इसकी बात कर रहे हैं, प्राइस इज 10, क्वांटिटी इज 100। तो रेवेन्यू क्या होगा? P इंटू क्यू, दैट इज 10 इंटू 100, दैट इज 1000। सपोज कॉस्ट उसे पड़ी, टोटल कॉस्ट, हम यहाँ कॉस्ट किसकी बात कर रहे हैं? 100 यूनिट्स की बात कर रहे हैं। उसे 100 यूनिट बनाने में सपोज 800 लगे, कॉस्ट जो है 800 लगी, तो 800, तो उसे प्रॉफिट कितना हुआ? 1000 का उसे रेवेन्यू हुआ टोटल बेचने से सामान। P इंटू क्यू, प्राइस इतना था, क्वांटिटी उसने इतनी प्रोड्यूस करी, और कॉस्ट कितनी लगी उसे 100 यूनिट बनाने में? 800, 800, सो दैट इज 200। सो दिस इज द प्रॉफिट। दिस इज द वे हाउ वी कैलकुलेट द प्रॉफिट ऑफ एनी सप्लायर। तो ये हो गया प्रॉफिट, 200 इज द प्रॉफिट। अगर हम अब सेकंड केस है, ये है फर्स्ट केस, अब हम सेकंड केस की हम बात करते हैं। इफ प्राइस इंक्रीजेस टू 11, प्राइस जो है 11 हो जाता है, पहले 10 था अब 11 हो गया है। अब हम प्रॉफिट निकालते हैं, कितना होगा? क्वांटिटी वो सेम प्रोड्यूस कर रहा है, 100 यूनिट ही प्रोड्यूस कर रहा है, पर पैसा जो है, प्राइस जो है बढ़ गया है, 10 से 11 हो गया है। ठीक है, सो 11 इंटू 100 इज 1100। उसे कॉस्ट उतनी ही लग रही है, दैट इज 800। तो प्रॉफिट कितना हुआ? 300। उसे ज्यादा प्रॉफिट हुआ। पहले कितना था? 200 था प्रॉफिट, अब कितना हुआ? उसे 300 हुआ। क्यों हुआ 300? बिकॉज हमने प्राइस 10 से 11 कर दी है। तो आपको समझ में आया कि प्राइस बढ़ती है तो क्या होता है? उसको प्रॉफिट ज्यादा होता है। प्रॉफिट ज्यादा होता है तो इसलिए वो सप्लाई ज्यादा करता है, सामान ज्यादा बेचता है, इसलिए इसका जो ग्राफ होता है अपवर्ड स्लोपिंग होता है। दिस इज द ग्राफ। समझ में आया एग्जांपल से क्यों अपवर्ड स्लोपिंग होता है? क्यों प्राइस बढ़ने पर सप्लाई इंक्रीज होती है? क्योंकि उसे प्रॉफिट ज्यादा होता है। कोई भी सप्लायर होगा, कोई भी फर्म होगी, उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि हमें लाभ होना चाहिए, हमें प्रॉफिट होना चाहिए, हम जो सामान बेच रहे हैं। तो प्राइस बढ़ेगी तो उसको प्रॉफिट बढ़ जाएगा, कॉस्ट उतनी रहनी चाहिए। ठीक है, तो अब आपको समझ में आया कि प्राइस और सप्लाई में क्या रिलेशन होता है? पॉजिटिव रिलेशन होता है। दैट इज व्हाई द ग्राफ इज अपवर्ड स्लोपिंग। ठीक है, इस एग्जांपल से। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ सप्लाई। अब लॉ ऑफ सप्लाई क्या कहता है? इट इज सेम एज द लॉ ऑफ डिमांड, बट द डिफरेंस इज इन लॉ ऑफ डिमांड हमने क्या बात करी थी कि प्राइस इंक्रीजेस तो डिमांड डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, अब हम लॉ ऑफ सप्लाई में क्या करेंगे? इफ द प्राइस क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी, इफ द प्राइस इंक्रीजेस द सप्लाई आल्सो इंक्रीजेस, अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट। जो हमने फैक्टर्स की बात करी डिमांड में, हम इसमें भी बात करेंगे, इसके अलग फैक्टर्स हैं कुछ। ठीक है, तो लॉ ऑफ सप्लाई क्या कहता है? अब लॉ ऑफ सप्लाई क्या कहता है? डिमांड और लॉ ऑफ डिमांड और लॉ ऑफ सप्लाई में सिर्फ इतना सा जो डिफरेंस है वो क्या है कि इन लॉ ऑफ डिमांड वी से अबाउट कि इफ द प्राइस इंक्रीजेस तो डिमांड डिक्रीजेस, द इनवर्स रिलेशन। बट इन लॉ ऑफ सप्लाई इज क्वांटिटी सप्लाई ऑफ कमोडिटी
इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन इट्स प्राइस। किसी भी क्वांटिटी की, कमोडिटी की अगर प्राइस बढ़ रही है तो सप्लाई भी इंक्रीज होगी, एंड वाइस वर्सा विद अदर फैक्टर्स रिमेन्स कांस्टेंट। जो क्या फैक्टर्स हैं वो हम अब डिस्कस करेंगे, पर लॉ ऑफ सप्लाई इज लाइक दिस कि इफ द प्राइस इंक्रीजेस द सप्लाई आल्सो इंक्रीजेस, एंड व्हाई दिस हैपेंस मैंने आपको एग्जांपल लेके समझाया था अभी, जो प्रीवियस अभी जो समझाया अभी मैंने कि क्यों प्राइस बढ़ने पर सप्लाई इंक्रीज हो जाती है विद एग्जांपल। तो अब आपको समझ में आ गया होगा, रिलेट कर पा रहे होंगे आप एग्जांपल के साथ कि प्राइस बढ़ने पर सप्लाई क्यों इंक्रीज हो जाती है। विद अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट। अब वो क्या फैक्टर्स हैं वो हम डिस्कस करते हैं। जो फैक्टर्स जो हैं, फर्स्ट वन इज प्राइस ओनली, हम बात करी थी, दैट इज प्राइस इंक्रीजेस तो सप्लाई आल्सो इंक्रीजेस। फर्स्ट फैक्टर इज दिस। हम जो अदर फैक्टर्स हैं उसकी बात कर रहे हैं इसमें अब, ठीक है, हम उन फैक्टर्स को डिस्कस कर रहे हैं जो हमने इसमें अदर फैक्टर्स की हमने बात करी थी इस डेफिनेशन में। तो फर्स्ट फैक्टर क्या है, प्राइस। इफ द प्राइस इंक्रीजेस सप्लाई इंक्रीजेस, ठीक है। नाउ द सेकंड फैक्टर इज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। जो हमने कॉस्ट प्रॉफिट निकालते वक्त हमने जो प्रोडक्शन कॉस्ट की बात करी थी कि टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट, हम उस कॉस्ट की हम यहाँ बात कर रहे हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो हमने उस टाइम मैंने आपको क्या समझाया था कि प्राइस बढ़ना चाहिए। लास्ट हमने बात की थी PR माइनस TC में, दैट इज प्रॉफिट इज टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट में क्या बात करी थी कि प्राइस इंक्रीज हो रहा है पर कॉस्ट जो है उसकी बनाने की जो हमने 800 लिया था एग्जांपल में वो सेम रहनी चाहिए, जब उससे फायदा होगा। प्राइस बढ़ रहा है तो उसे बनाने में लागत भी अगर बढ़ेगी तो फायदा क्या होगा, कुछ भी नहीं। मेन तो उसको फायदा होना चाहिए, जो सामान प्रोड्यूस कर रहा है उसको फायदा होना चाहिए। तो फायदा कब होगा, जब उसकी प्रोडक्शन कम लगेगी, कॉस्ट कम लगेगी, लागत कम लगेगी, तो दैट इज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से क्या समझते हैं कि अगर कॉस्ट ज्यादा लग रही है तो सप्लाई कम हो जाएगी। इनवर्स रिलेशन शो कर रहा है, क्यों हो जाएगी कम, क्योंकि उसको पैसा ज्यादा लगाना पड़ रहा है तो कम सामान बनाएगा वो, क्यों उसका अपना पैसा लग रहा है उस चीज को बनाने में तो वो कम सप्लाई करेगा। तो दैट इज इनवर्स रिलेशन। अब हम इसे ग्राफ में कैसे शो करेंगे, ठीक है। हमने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की बात करी थी, फर्स्ट जो प्राइस था फैक्टर। नाउ सेकंड फैक्टर इज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जो मैं डिस्कस किया तो कॉस्ट बढ़ेगी सप्लाई कम होगी। अब हम इसे ग्राफ में कैसे शो करेंगे, यहाँ तो क्वांटिटी सप्लाई आएगा, यहाँ आएगा प्राइस, कॉस्ट नहीं आएगा, बिकॉज मैंने डिमांड में भी आपको समझाया था रिलेशन बिटवीन दी प्राइस एंड डिमांड ओवर देयर, एंड हियर वी शो द रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड सप्लाई। इकोनॉमिक्स में प्राइस एंड सप्लाई और प्राइस एंड डिमांड के बीच में ही रिलेशन बताया गया है, कॉस्ट नहीं ले सकते हैं आप, ठीक है। सपोज उसे कॉस्ट इतनी लग रही है, सप्लाई उसकी इतनी हो रही है, अब क्या हो गया, कॉस्ट उसकी बढ़ गई है, ठीक है, ज्यादा लागत लग रही है, ज्यादा उसको सामान, ज्यादा पैसा लगाना पड़ रहा है, तो क्या होगा, सप्लाई कम कर देगा वो अपनी, ठीक है। तो यहां S1, ठीक है। नाउ अब इससे हम क्या कंक्लूड कर रहे हैं, अब शिफ्ट कहां आ रहा है, अब जो हमारा स्लोप है, ये तो हमने बात की अपवर्ड स्लोप की बात करी थी, अब अपवर्ड स्लोप तो है, दोनों ही है, पर शिफ्ट कहां हो रहा है, लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो रहा है, लेफ्टवर्ड। अगर डिक्रीज हो रहा है सप्लाई में, इफ देयर इज डिक्रीज इन सप्लाई, तो क्या होगा, लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा, ठीक है। क्यों होगा, कैसे होगा, वो ग्राफ्स मैंने आपको बताया है। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप ग्राफ बना सकते हैं। एज्यूम करिए इतनी कॉस्ट पर उतनी सप्लाई वो कर रहा था, कॉस्ट बढ़ गई, सप्लाई उसने कम कर दी, पहले इतना था, हम एज्यूम करते हैं, हम यहाँ जीरो पे टच नहीं करते हैं। क्यों नहीं टच करते हैं, बिकॉज प्राइस कभी भी जीरो नहीं हो सकता, किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस जीरो नहीं होती है, तो हम इसको यहाँ नहीं, यहाँ तक नहीं लेते हैं, जीरो तक नहीं लेते हैं, ठीक है। हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो हमने क्या करा कि अगर वो कॉस्ट बढ़ी, सप्लाई कम हुई, तो देन दे शिफ्ट इन स्लोप
लेफ्टवर्ड शिफ्ट हुआ है, आप देख सकते हैं ग्राफ में। तो इफ दिस डिक्रीज इन सप्लाई देन देयर विल बी लेफ्टवर्ड शिफ्ट। ठीक है, आपको ये समझ में आ गया होगा। नाउ द थर्ड फैक्टर इज इंक्रीज इन टैक्स रेट। डिमांड से इसके जो फैक्टर्स अलग हैं, ठीक है। इंक्रीज इन टैक्स रेट, अब आप बताइए टैक्स अगर बढ़ रहा है सप्लाई कम होगी ऑब्वियसली, अगर उसे टैक्स ज्यादा देना पड़ रहा है। सप्लाई अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोचता है, वो कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचता है। अगर आप सामान कोई बना रहे हैं, कोई सामान बेच रहे हैं, तो अपना फायदा देखेंगे। अगर टैक्स बढ़ रहा है किसी भी सामान पर तो क्या होगा, उसकी सप्लाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो इंक्रीज इन टैक्स रेट, सप्लाई क्या हो गई, कम हो गई। अब इसको हम ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, सिंपल सा, सपोज यहां था ये, अब मैंने ऊपर क्या बताया कि डिक्रीज इन सप्लाई लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा। आपको यहाँ बना के देख सकते हैं खुद प्रॉपर। तो हम इसे क्या एज्यूम कर सकते हैं कि अगर इंक्रीज हो रहा है टैक्स रेट में, सप्लाई डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज इन सप्लाई तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट। ठीक है, आई होप आपको ये दोनों फैक्टर्स समझ में आए हुए होंगे। एंड लास्ट टू फैक्टर्स आल्सो, फर्स्ट वन इज प्राइस एंड सेकंड वन इज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, थर्ड वन इज इंक्रीज इन टैक्स रेट। तीनों फैक्टर्स आपको समझ में आओगे विद द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, और क्यों होता है ये भी मैंने आपको ग्राफ से बताया है। नाउ द फोर्थ फैक्टर इज नेचुरल फैक्टर्स। अगर नेचुरल मतलब नेचर फैक्टर्स, नेचर कैसे, सपोज कोई फार्मर है, उसने कोई क्रॉप अपनी लगाई है, उसे बेचने जाना है, तो बारिश हो गई तो उसकी सारी फसल खराब हो गई, तो ये नेचुरल फैक्टर हो गया, सप्लाई डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें क्या है कि तो सप्लाई क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। इसका ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है, आपको पता ही है कैसे ग्राफ होगा इसका, लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा इसका। कैसे, बाढ़ आ गई, ज्यादा बारिश हो गई, तो फैक्टर्स सप्लाई में जो है क्या होता है, कमी आ जाती है, सप्लाई डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका फोर्थ फैक्टर। एंड द फिफ्थ फैक्टर इज इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी। इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी, अगर टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट होगी तो सप्लाई क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। क्यों इंक्रीज हो जाएगी, अब मोबाइल है, पहले मोबाइल नहीं थे, अब मोबाइल आ गए हैं। कोई सामान बेचना हो तो पहले ऑफलाइन था, अब ऑनलाइन ही बेच सकते हैं। सप्लाई इंप्रूवमेंट हो रही है, सप्लाई बढ़ेगी। वो अपनी दुकान लगा रहा है, अगर वो सपोज 4 जीन्स वहां बेच रहा है, अगर वो ऑनलाइन भी अपना जैसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, फ्लिपकार्ट, अमेजोन है, उस पर अपना सामान बेचना चाहे तो वहां भी उसको सप्लाई बढ़ेगी उसकी, वहां भी उसको प्रॉफिट मिलेगा। मेन मोटो क्या है, प्रॉफिट कमाना, फायदा कमाना। तो क्या होगा, इंप्रूवमेंट टेक्नोलॉजी में क्या होता है, सप्लाई उसकी बढ़ जाएगी, सप्लाई विल इंक्रीज। ठीक है, तो ये मेन 4 फैक्टर्स होते हैं, 5 फैक्टर्स होते हैं सॉरी, तो जो आपकी जो सप्लाई को इफेक्ट करते हैं, डिटर्मिनेंट्स होते हैं। ठीक है, आई होप आपको लॉ ऑफ डिमांड और लॉ ऑफ सप्लाई उनके फैक्टर्स समझ में आए होंगे। तो इसके सेशन के साथ ही हमारा ये दोनों टॉपिक जो हैं वो आज हम फिनिश करते हैं। नेक्स्ट जो क्लास होगी वो नए टॉपिक के साथ होगी। तो इसी के साथ ही हमारे जो दोनों टॉपिक हैं, डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड एंड उसके डिटर्मिनेंट्स, प्लस सप्लाई, लॉ ऑफ सप्लाई और उसके डिटर्मिनेंट्स फिनिश होता है। प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और नेक्स्ट क्लास में हम नए टॉपिक के साथ आएंगे। थैंक यू।